हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का करंट अफेयर्स, है ना। तो हमने कुछ डिस्कस कर लिया था, है ना, कुछ आगे का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो जुलाई का इंसिडेंट आता है वो आता है चंद्रयान। यान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ठीक है। और इस साल होने वाले एग्जाम्स में इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बहुत पूछे जाने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट अगर करंट अफेयर से पूछा जाएगा तो चंद्रयान 3 से तो क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चंद्रयान 3 तो चांद पर ये कौन सा मिशन है? चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन है, ठीक है। इससे पहले चंद्रयान 1 भेजा जा चुका है 2008 में, ठीक है, जिसमें सिर्फ ऑर्बिटर भेजा गया था, है ना, जो मून के चारों तरफ क्या कर रहा था, ऑर्बिट कर रहा था। चंद्रयान 1 ने ही, है ना, क्या किया था, मार्स पर जो वाटर के जो पार्टिकल्स है, आइस पार्टिकल्स है, उसकी खोज करी थी दुनिया में पहली बार, ठीक है। इसके लिए उसको जाना जाता है। तो चंद्रयान 1 की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, दुनिया में किसी में अचीव नहीं कर पाया, वो चंद्रयान 1 ने अचीव किया, है ना। फिर हमने 2019 में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, है ना। तो इस बार हमें सिर्फ मार्स जो मून है उसके और पास हमें ऑर्बिट नहीं करना था चंद्रमा के, हमें चंद्रमा पे लैंड करना था। और हमने चंद्रमा पर लैंड करने के लिए सबसे टफेस्ट प्लेस को चुना, ठीक है, जिस पर आज तक कोई लैंड नहीं कर पाया है, ठीक है। वो है चंद्रमा का साउथ पोल, ठीक है। तो साउथ पोल पर हमें लैंड करना था। हम सक्सेसफुली चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गए, है ना। हमारा जो ऑर्बिटर था वो आज भी चक्कर लगा रहा है, लैंडर अलग हुआ था, बट चंद्रमा की सतह पर लैंड करने से 1 किलोमीटर पहले ही हमारा जो लैंडर था, है ना, विक्रम, उसका कनेक्शन टूट गया। हमारे जो मेन कंट्रोल सेंटर है जो हासन में इसरो का, वहाँ से टूट गया और कहीं वो गायब हो गया, है ना। तो कहा जाता है कि हार्ड लैंडिंग हो गई उसकी, है ना, वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। तो इस तरह हमारा जो मिशन था, है ना, हमारा इसरो, है ना, उसकी अपनी कमी को एक्सेप्ट करते हुए उसे एक असफलता मानता है, बट वो एक असफलता नहीं थी, दुनिया उसको असफलता नहीं मानती, है ना। बट हमारा इसरो कहता है कि नहीं, हमने परफेक्शन से काम नहीं किया, मतलब हमें जो टारगेट अचीव करना था वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, इसलिए हम इसको एक डिफीट ही मानते हैं। बाकी उसका जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो आज भी चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है ना। और चंद्रयान 2 का जो फेल पार्ट था लैंड करने वाला, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, चंद्रयान 3 को भेजा गया है। तो चंद्रयान 2 में भेजा गया था एक ऑर्बिटर जो चारों तरफ घूमेगा, लैंडर जो लैंड करेगा, एक रोवर। 3 चीज़ें भेजी गई थी, बट चंद्रयान 3 के साथ भेजी गई हैं सिर्फ 3 चीज़ें, ठीक है। तो चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले चंद्रयान के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 1 कब हुआ था? 2008 में, ठीक है, 2008 में। और क्या भेजा गया था इसके साथ? सिर्फ एक ऑर्बिटर, चंद्रमा के चारों तरफ घूमने के लिए, ऑर्बिटर चारों तरफ घूमने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर भेजा गया था। चंद्रयान 1 बोला गया इसको, चंद्रयान 1। और चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, 2 की अगर हम जब बात करते हैं तो ये किया गया था 2019 में, ठीक है। और इसमें 3 चीज़ें भेजी गई थी, ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर, ठीक है। तो 3 टास्क थे हमारे, है ना। ऑर्बिटर जो चंद्रमा के चारों तरफ घूमने वाला था, ठीक है। लैंडर जो चंद्रमा की सतह पर क्या करने वाला था, लैंड करने वाला था। और रोवर क्या था? एक रोबोट था, चंद्रयान की सतह पर चलने वाला था, ठीक है। तो ये वाला टास्क तो हमने, ऑर्बिटर वाला टास्क तो हमने पूरी तरह कर लिया, ठीक है। बट लैंडर को हम लैंड नहीं करा पाए चंद्रयान 2 पर, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। कितने बजे लॉन्च किया गया है? 2:35 पर लॉन्च किया गया है, 30 PM, ठीक है। कौन से लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है इसको? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है।
आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और क्या क्या भेजा गया इसके साथ में, तो मैंने क्या बोला, चंद्रयान 2 जहाँ से अनसक्सेसफुल हो गया था वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। तो हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, क्योंकि ऑर्बिटर तो हमारे पास ऑलरेडी मून पे हमारा चक्कर लगा रहा है। हमने इस पर भेजा है 2 चीज़ें, ठीक है, एक लैंडर भेजा है और उस लैंडर के साथ साथ हमने क्या भेजा है, एक रोवर भेजा है, ठीक है। लैंडर का नाम क्या है रखा है हमने, जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था वही इसका नाम है विक्रम, और रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान, ठीक है। और लैंडर 1752 kg का है और प्रज्ञान कितना है, 26 kg का है। 14 जुलाई को गया हुआ ये चंद्रयान 3 कब पहुंचेगा चंद्रमा की सतह पर, कब लॉन्च करेगा, पहुंचेगा 23 अगस्त, है ना, 22 या 23 अगस्त कभी भी लैंड कर सकता है, 23 अगस्त 2023 को। और कितने दिन लगेंगे इसको, 42 दिन की जर्नी तय करेगा ये, ठीक है। तो 42 दिन की जर्नी तय करने वाला है ये, ठीक है। तो ये है चंद्रयान 3, है ना। इसके बारे में बेसिक डिटेलिंग आपसे यही पूछी जाएगी श्रीहरिकोटा थ्रू। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछी जाएगी आपसे, है ना, और वो है इसको लॉन्च करने के लिए किसका यूज किया गया था, लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया था, लॉन्च व्हीकल। और जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था GSLV Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3 हमारा हैवी रॉकेट है ये, ठीक है। इसको नाम दिया गया LBM-3, लॉन्च व्हीकल फॉर मून या लॉन्च व्हीकल मशीन, LBM-03 इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये है चंद्रयान 3 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे चंद्रयान 1 मिशन 2008 जनरल नॉलेज का पार्ट है, ऑर्बिटर भेजा गया सिर्फ, और चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया था, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा गया था। चंद्रयान 3 इसके साथ सिर्फ लैंडर और रोवर भेजा गया, लैंडर का नाम विक्रम है ना, वेट 1752 kg है, रोवर का नाम प्रज्ञान है जिसका वेट 26 kg है, ठीक है। कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3, GSLV Mark 3 हमारा सबसे हैवी रॉकेट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वजन को कैरी करके ले जा सकता है ज़्यादा दूर तक, ठीक है। और इसको नाम हमने दिया है लॉन्च व्हीकल फॉर मून या लॉन्च व्हीकल मशीन। कहाँ से लॉन्च किया गया इसको, श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश में है जो, वहाँ से लॉन्च किया गया था। और कब पहुँचेगा ये, 23 अगस्त 2023, यानी कि 42 दिन की जर्नी के बाद चंद्रमा पर पहुंचने की इसकी संभावना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है UPI 123 पे। ये क्या है, UPI 123 पे ये क्या है। UPI 123 के पहले जानने से पहले हम जानते हैं कि भाई UPI क्या है। UPI, ठीक है, इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका नाम है। और क्या काम करता है ये, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के काम आता है ना, पैसे मंगाने के लिए, पैसे भेजने के लिए यूनिफाइड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र के काम आता है। तो किस वे में और ये ऑनलाइन पैसा भी कैसे भेजा जाता है, यूपीआई चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है।
इंटरनेट जब आपके पास होगा तो आप कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, फिर आपको उसमें जाना होगा, खोलना होगा, तो डालना होगा उसमें जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसकी यूपीआई आईडी या फिर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर स्टेप 1 है ये। स्टेप 2 जब चला जाए, स्टेप 2 जब ये यूपीआई आईडी और फ़ोन पे नंबर आप डाल दोगे, फ़ोन नंबर डाल दोगे, उसके बाद आपको डालना होगा अमाउंट, कितना अमाउंट आप भेज रहे हो, कितना अमाउंट आप भेज रहे हो। स्टेप 3 अमाउंट जब आपने डाल दिया तो आपसे पूछा जाएगा आपका यूपीआई पिन, 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपसे पूछा जाएगा। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का, 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपसे पूछा जाएगा और जैसे ही आप डालेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो और इस सबके लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। अब इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। अब उन लोगों का क्या जिनके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है। हमारे भारत में आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है या बहुत कम स्पीड का है। जैसे आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ आज भी 2G चल रहा है, ठीक है। तो 2G के टाइम में 2G नेटवर्क के थ्रू यूपीआई पेमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिले होता है, फंसने की संभावना रहती है कि कनेक्टिविटी चली गई है ना और आपका पैसा है ना फंस गया कहीं पर, ठीक है। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, जैसे लद्दाख के बहुत सारे एरियाज़ में, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ वहाँ बहुत सारे एरियाज़ में नहीं है, झारखंड छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है, ठीक है। अब जब इंटरनेट नहीं है तो फिर यूपीआई कैसे चलाएंगे? तो जिन एरियाज़ में इंटरनेट नहीं है या जिन एरियाज़ में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्लो है, उन्हीं के लिए एक सॉल्यूशन है यूपीआई 123 पे। ये क्या है? एक आईबीआर बेस्ड सॉल्यूशन है, आईबीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन, आईबीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन, आईबीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आईबीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन क्या होता है? आईबीआर के बारे में सुना है आपने? आईबीआर के बारे में, ठीक है। आप जब अपना मोबाइल नंबर या कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो ना एक फीमेल वॉइस आपको सुनाई देती है कि है ना कि हिंदी के लिए 1 दवाएं, है ना, अंग्रेजी के लिए 2 दवाएं, इस सेवा के लिए 7 दवाएं। तो जो वो महिला बोलती है, जो आवाज़ आपको सुनाई देती है, वही होती है आईबीआर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इमीडिएट वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है, इमीडिएट वॉइस रिस्पॉन्स। तो जब आईबीआर के थ्रू यूपीआई देने का प्लान बनाया जा रहा है एक बैंक के द्वारा, है ना, इसमें क्या होगा? सेम स्टेप फॉलो किए जाएंगे। बस आप क्या करना होगा? आपको 123 डायल करना होगा। आप 123 डायल करेंगे, भाई मशीन आएगी जो आपसे पूछेगी, अपनी पहला स्टेप पूछेगी कि यूपीआई आईडी एंटर करें, ठीक है। आप यूपीआई आईडी एंटर कर देंगे। फिर जब आप एंटर कर देंगे यूपीआई आईडी या फ़ोन नंबर, तो कहा जाएगा कि अमाउंट एंटर करें, अमाउंट एंटर कर देंगे। और जब अमाउंट एंटर कर देंगे तो आपसे कहेगी वो वॉइस कि अपना यूपीआई पिन डिजिट डालें 6 डिजिट का। जब आप वो डालेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा कि आपका जो पैसा है वो इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इस तरह आपका जो पैसा है बिना इंटरनेट के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो वाकई एक बहुत अच्छी पहल है ना। और इस किस बैंक ने इस यूपीआई 123 पे यानी कि आईबीआर बेस्ड यूपीआई सॉल्यूशन को लागू किया है? तो उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने यूपीआई बेस्ड आईबीआर सॉल्यूशन को लागू किया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूपीआई 123 पे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा तरंग शक्ति। हिंदी में लिख लेते हैं, तरंग शक्ति। तरंग शक्ति ये क्या है? तरंग शक्ति एक एयर एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स की जो डिफरेंट कमांड है ना। इंडियन एयरफोर्स यूनिफाइड है बट वो अलग अलग एरियाज में काम करती है। साउथ में भी काम करेगी, नॉर्थ में भी काम करेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी काम करेगी। तो डिफरेंट आपकी जो विंग है जो एयरफोर्स की, वो मिलकर है ना कोऑर्डिनेशन बनाती हैं और एक्सरसाइज करती हैं। ठीक है, तो क्या नाम है उसका? तरंग शक्ति। ठीक है, यह एक वायुसेना युद्ध अभ्यास है जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना है। तो ये है हमारी तरंग शक्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट जिमैक्स। जिमैक्स 2023। जिमैक्स 2023 क्या है? ठीक है, ये भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। ठीक है, और ये साल कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो यह जापान और भारत की नौसेनाओं के मध्य होने वाला नौसैन्य युद्ध अभ्यास है। ठीक है, वर्ष 2023 में कहाँ पे आयोजित किया गया? वर्ष 2023 में इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। किया गया है। ठीक है, तो तरंग शक्ति भारत की वायुसेना का आपस में ही है। जिमैक्स जापान और इंडिया की नौसेनाओं की नेवीज के बीच में। और नेक्स्ट आता है हमारा सालवैक्स 2023। ठीक है, और सालवैक्स 2023 क्या है? भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य आयोजित होने वाला युद्ध अभ्यास। ठीक है, वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया इसको? ठीक है, वर्ष 2023 में
2023 में इसका आयोजन कोची कहाँ पे है? केरल में है। कोची केरल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर की एक रिपोर्ट आई। ग्लोबल फायर पावर नामक एक रिपोर्ट आई। कौन इशू करता है इस ग्लोबल फायर पावर को? सिप्री द्वारा प्रकाशित होती है ये रिपोर्ट, प्रकाशित होती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल फायर पावर, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट क्या किस बारे में बताती है? ग्लोबल फायर पावर जो रिपोर्ट है वो बताती है हमें दुनिया की ताकतवर मिलिट्रीज के बारे में। किस बारे में बताती है? दुनिया की ताकतवर सेनाओं के बारे में। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री कौन सी है? ठीक है, तो नंबर 1 रैंकिंग जिस मिलिट्री को दी गई है वो दी गई है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसकी मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। और दूसरी पोजीशन पर जिसको रखा गया है उस पोजीशन का नाम है रूस। ठीक है, तीसरी जो सबसे पावरफुल मिलिट्री है वो किसकी रखी गई है? मानी गई है चाइना की। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो सबसे ताकतवर मिलिट्री है वो मानी गई है इंडिया की। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एक जो बदलाव हुआ है, ठीक है, ये 4 रैंकिंग तो पिछले 5-6 सालों से नहीं बदल रही। यही कंट्री 4-5 सालों से एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, और आने वाले 4-5 सालों तक ये बदलने वाली नहीं है रैंकिंग, है ना। कोई ड्रास्टिक चेंज हो जाए तो एक अलग बात है ना। रसिया अगर बर्बाद हो जाएगा यूक्रेन की वॉर में तो हो सकता है चाइना दूसरे नंबर पे आ जाए, है ना, या फिर इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाए, रसिया चौथे पे पहुंच जाए, तो ऐसा बदलाव हो सकता है। बहरहाल 4-5 सालों में ऐसा बदलाव होने की संभावना नहीं लगती है। बट एक बदलाव हुआ है, पाकिस्तान की रैंकिंग जो है बहुत तेज़ी से सुधरी है। और पाकिस्तान की जो रैंक है इस ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट में ये 7 है। और पिछले साल ये रैंकिंग क्या थी? 9th, यानी कि 9th से 7th पर मूव कर गया पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है दुनिया की सबसे पावरफुल सेनाएं। ठीक है, इनकी राजधानी के बारे में जान लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए। इसकी राजधानी, यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। और रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को रसिया की राजधानी है। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है,
और इंडिया की राजधानी बताओ? दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है। ठीक है, तो आई समझ में ये ग्लोबल 5 पावर रिपोर्ट। ठीक है, सिप्री के द्वारा प्रकाशित होती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है इसका। ठीक है, तो उनके द्वारा प्रकाशित होती है ये रिपोर्ट। चलिए, अभी हाल ही में जो भारत की सरकार है उसने डिसाइड किया कि वो इंडियन नेवी के लिए 26 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। ठीक है, तो 26 एयरक्राफ्ट खरीदने की जो डील है उसको मंजूरी दे दी गई है। किस देश से खरीदे जा रहे हैं 26 नेवल एयरक्राफ्ट? ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 ठीक है लड़ाकू विमान खरीदने हेतु मंजूरी प्रदान की है। तो कौन सा देश है जिससे लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं और इससे किस से खरीदे जा रहे हैं? इस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस में राफेल नाम का एक लड़ाकू विमान है जो हमारी वायुसेना में भी है। तो राफेल 26 लड़ाकू विमान जिनका नाम राफेल है वो खरीदे जा रहे हैं। कहाँ से खरीदे जा रहे हैं? फ्रांस से खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हाल ही में एक पर्सन को अपॉइंट किया गया है भारत का सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? हाल ही में किस व्यक्ति को भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर तुषार मेहता। तुषार मेहता साहब को अपॉइंट किया गया है भारत का नया सॉलिसिटर जनरल। अब ये जो सॉलिसिटर जनरल है वो ये होता क्या है ना, कि भाई पढ़ तो लिया कि तुषार मेहता साहब बने सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? ठीक है, सॉलिसिटर जनरल हमारे यहाँ एक पोस्ट होती है एडवोकेट जनरल। ठीक है, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। महाधिवक्ता। ठीक है, ये होता है भारत का सर्वोच्च लॉ ऑफिसर। सर्वोच्च लॉ मतलब कानून अधिकारी। सर्वोच्च कानून अधिकारी। कैसा कानून अधिकारी? अब जैसे मान लो कि हमारे देश में कोई सरकार बनी, प्रधानमंत्री बना, मतलब मान लो उनको पढ़ना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है बहुत ज़्यादा,
और भारत में जो कानून बनते हैं या बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में, उनमें जो लैंग्वेज होती है बहुत टिपिकल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो हर पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझ सकता है, उसके लिए बहुत कानून विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारी जो देश की जो सरकार है उस पर क्या करते रहते हैं लोग, केस ठोंकते रहते हैं, केस ठोंकते रहते हैं कि भाई हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट को वो कर दिया, ठीक है। तो अब सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए भी कोई चाहिए ना। तो सरकार कानून को समझने के लिए और सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों में अपने खिलाफ जो केस हैं उनको डिफेंड करने के लिए एक पर्सन को नियुक्त करती है जिसका नाम है महाधिवक्ता। इसीलिए होता है भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी, ठीक है। अब महाधिवक्ता अकेला पर्सन मान लो ऐसा टाइम आ गया कि भारत सरकार पे बहुत सारे केस कर दिए गए, है ना, बहुत सारे केस कर दिए गए। अब क्या होगा? अब महाधिवक्ता हर जगह तो जाके केस लड़ नहीं सकता, है ना, ठीक है। तो उसकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है एक सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, जो महाधिवक्ता की हेल्प करता है। अगर महाधिवक्ता पे ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है तो उस वर्कलोड को क्या करता है, कम करवाने का प्रयास करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोल इंडिया लिमिटेड हाल ही में किस व्यक्ति को कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? कौन है जिन्हें कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है PM प्रसाद, PM प्रसाद, ठीक है। तो PM प्रसाद को नियुक्त किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड है क्या जिसका चेयरमैन बने PM प्रसाद साहब, ठीक है। अब भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार के पास क्या होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे काम है करने के लिए, है ना। तो वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकते, है ना। उन्हें देश भी देखना है, देश की रक्षा भी देखनी है, देश की विदेश नीति भी देखनी है, अन्य मुद्दे भी देखने हैं समाज से जुड़े हुए, तो सारे काम नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट कंपनियां बनाई हुई हैं, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बनाए हुए हैं। उन्हीं में से है एक कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसके नाम के आगे कोल लिखा हुआ है तो बात कोयले की होगी। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी सरकारी कंपनी है जो पूरे भारत में होने वाली कोयले की खुदाई, कोल माइनिंग का नियमन करती है, रेगुलेशन करती है, नीलामी करती है माइंस की, ठीक है। इसके अलावा भारत के अंदर और बाहर होने वाले कोयले के आयात और निर्यात को किसका प्रयास करती है, आयात और निर्यात को डिसाइड करती है कि भाई इस साल हम कितना कोयला आयात करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, और कितना कोयला आयात करेंगे तो कहाँ से मंगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे, साउथ अफ्रीका से मंगाएंगे। ये सारे काम कौन करता है, कोल इंडिया लिमिटेड करता है। इसके अलावा जब कोयला हमें बाहर भेजना होता है तो कोल इंडिया लिमिटेड ये डिसाइड करती है कि हम कितना कोयला इस बार बाहर भेजेंगे, ठीक है, और किन किन कंट्रियों को हमें कोयला सप्लाई करना चाहिए, किन किन कंट्रियों को हमें कोयला सप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यही काम होता है कोल इंडिया लिमिटेड का, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बने मिस्टर PM प्रसाद, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट करिए। ठीक है, तो 1 से 7 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसमें हमारा इतना ही है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे तो हमारा जो करंट अफेयर्स होगा वो 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का होगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने करंट अफेयर्स 1 से 15 जुलाई तक का ही बनाया था, बट मैंने कहा कि ये 2 वीडियोज में हो नहीं पाएगा, तो हमने 1 जुलाई से 7 जुलाई और 8 जुलाई से 15 जुलाई में इसको मिला दिया, ठीक है। तो मिक्सअप भी हो गया है, जैसे चंद्रयान 3 हमें 14 जुलाई को डिस्कस करना था, लेकिन हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, पढ़ना तो पढ़ना ही है ना। तो
ये होता है आपका पूरे एक हफ्ते का, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का करंट अफेयर, है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, एंड फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। और अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखिए, क्योंकि जो सेहत होती है वही हमारी सबसे बड़ी मित्र होती है। आपके पास सेहत होगी तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, तभी आप अच्छी चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।